प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जो लास्ट डे हमने रोका था। अगर आपको याद होगा, लास्ट डे का कंसेप्ट था सर इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते सर उसका मतलब क्या होता था? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग होता है वेरी शॉर्ट टाइम की बात होती थी। अगर हम बात करें वी इंस्टेंटेनियस, एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो वी इंस्टेंटेनियस था वो है क्या। सर वी इंस्टेंटेनियस को डिफाइन किया था कि किसी भी पॉइंट P पे डेल्टा टी, अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ऐसा कुछ फॉर्म होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी ऐसा कुछ फॉर्म होता है, दैट इज द कॉल्ड डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स। इसको हमने एक और बात बोली थी कि सर अगर ये मैग्नीट्यूड की बात होगी तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये बातें मुझे समझ में आनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बस ध्यान से देखेंगे, जो लास्ट लेक्चर को हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें वो बात समझानी है आपको, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन से डील करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन से किया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल्स में मिलेंगे, डिफरेंट पब्लिकेशंस और बुक में आपको अवेलेबल होगा, जहां इसको आप सॉल्व करेंगे, बट फंडामेंटल सेम ही होता है, ठीक है। अब इसको समझने का सिंपल तरीका होता है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हम लोग मान लीजिए किसी पॉइंट P की बात करते हैं, किसी पॉइंट P की बात करते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट x है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x है, x से अगर वो टाइम t है, यहां पे टाइम क्या है? t है। बस ध्यान से देखते चलेंगे, अगर ये टाइम t है, आफ्टर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जस्ट P से थोड़े आगे की बात हो रही है। ये डायग्राम हमको दिखाने के लिए हमने थोड़ा आगे लिखा है, बट ऑलमोस्ट क्लोज ही है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे x प्लस डी एक्स। ध्यान से सुनते चलेंगे, इसको बोलेंगे x प्लस डी एक्स, और जो टाइम लेगा टाइम इज कॉल्ड t प्लस डी टी। t प्लस डी टी, इसका मतलब तो इस जो टाइम पीरियड की बात है, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। ये क्या होता है? वेरी स्मॉल t। उस छोटे से t का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t इज कॉल्ड v एवरेज। हम लोग v एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा करेक्ट मेथड है, और नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे वो भी करेक्ट होता है। उसमें बार ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? वी एवरेज। अब देखो डेल्टा एक्स क्या था, छोटे से टी का मतलब सर चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एक्स का मतलब होगा एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स। गॉट इट? फिर क्या होगा सर? टाइम टी प्लस डी टी माइनस टी। टी ने टी को, एक्स ने एक्स को कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां से मुझे जो उस छोटे से टाइम का वैल्यू आया था, छोटे से टाइम का जो वैल्यू आया था, उसी को तो हम बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटेनियस। क्या? छोटा सा। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। गॉट इट? ये बातें वहां समझ में आई थी। तो हम लोग यहां से एवरेज से भी डिफाइन कर सकते थे कि सर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, और हम लोग इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी डिफाइन कर सकते थे। क्यों? अगर ये टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो तो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन में t प्लस डी टी इज वेरी स्मॉल, तो वो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है इस पॉइंट P पे, वो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है इस पॉइंट P पे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज द लास्ट टॉपिक। गॉट इट? आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। जो हम रिकैप की बात करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, ये सारा पॉइंट हमने लास्टली पढ़ा होगा, इस पे हमने क्वेश्चन भी करी थी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम आज स्टडी करेंगे, वो ऑलमोस्ट स्टडी करेंगे अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वो बातें समझ में आनी चाहिए हमको। सर वेलोसिटी को सिंपल डिफाइन करते हैं, कुछ नया सा डेफिनेशन नहीं होता कि बहुत हमको सोचना है, ठीक ना। वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर होते हैं, दैट इज वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम व्हाट इज द एसेंशियल मीनिंग? जब हम वहां पे इसको भी दो तरीके से डील कर सकते थे, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी।
हम जो अभी देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी की बात है। क्यों? कि किसी भी फ्रैक्शनल ऑफ टाइम इंटरवल में, क्यों? किसी भी फ्रैक्शनल ऑफ टाइम इंटरवल में किसी भी पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है, अगर हमको जो वेलोसिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। हमको इसमें कुछ शर्माना नहीं है कि सर इसमें क्या नया होता है, कुछ नया नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब सिंपल वेलोसिटी की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, उसको हम लोग टाइम टू टाइम कंसर्न करेंगे कि क्या मीनिंग होता है। जिस डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है इट इज ए पोजीशन वेक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे आपको एग्जांपल बताएं, मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये जो लाइन ए से बी का पाथ है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों? इस इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें पता चलना चाहिए कि यहां से यहां जाने में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है। गॉट इट? हमें कुछ नया नहीं करना है, सब के सब हमारे पुराने कंसेप्ट्स हैं और क्लास 9-10 में हमने इसको एज इट इज पढ़ा है। देखो अब क्या होता है सर, सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो सर यूनिट बताओ, क्या बताओ? मुझे बताना चाहिए क्या? नहीं सर, सिंपल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, इसको करते हैं सेकंड में। देखिए कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अगर इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहे तो मीटर सेकंड -1 लिख सकते हैं। गॉट इट? दैट्स क्लियर। अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, सर डायमेंशन लिखूं क्या? आता है ना? डायमेंशन ही बहुत आसान होता है। अगर आपको यूनिट लिखने आता है तो डायमेंशन लिखना क्या होगा? आसान ही होगा। बस 11th में उसने अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं MLT T-1 इज द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। नेक्स्ट टर्म होता है सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास सर मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, प्लस m मतलब मैग्नीट्यूड, d मतलब डायरेक्शन, ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करता है। हमने बहुत सारा इस पे एनालॉजी देखी। ये हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। क्या बातें समझ में आ रही? जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा सर, ये ऑलमोस्ट एवरेज होता है फॉर ए टाइम फ्रेम, बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसी का क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब वो वहां पढ़ रहे थे तो हमने क्या सिखाया था सर, इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या हमने यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं लिख सकते क्या? देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव द सिनोनिम्स इन केस, बिकॉज डिस्टेंस कभी घट बढ़ सकता है बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनली होता है। उसमें टोटल नाम का वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हार्ड लगता है तो सुइटेबल नहीं है, बट इनडायरेक्टली करेक्ट होता है वो कि हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट इन जनरली ये करेक्ट होता है। गॉट इट? तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, इसको अच्छे से लिख लो। बस छोटा छोटा पॉइंट्स है, कुछ नया है नहीं, इसको लिखिए आप। इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स जो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। वेलोसिटी के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो, तीनों हो सकता है। तो यहां से फर्स्ट पॉइंट होता है वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इस तीनों में से हो सकता है। अब बोलोगे इसे कैसे? तो हमको ये बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हम लोग सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब में क्या होगा? वो होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है, जो हमने डिस्टेंस की चर्चा दिखा दिया था सर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। तो क्या हमको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट कैन बी, फर्स्ट ले लो पॉजिटिव, सेकेंड है नेगेटिव, थर्ड है जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट का तीनों कंडीशन पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट का तीनों कंडीशन पॉसिबल है, तो बोल सकते हैं सर
ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। गॉट इट ना। अगर डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है सर, तो पता है सर, गॉट इट। तो ये अगर तीनों हो सकता है तो टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। टाइम शुड ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया तो वेलोसिटी क्या होगा, फर्स्ट केस में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट जीरो ली है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हमें यहां से क्या सीखने को मिलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट, इफ displacement is negative then velocity is negative, displacement is positive velocity is positive, if displacement is zero then velocity is zero। ये क्यों होता है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे ये पॉइंट रिमेंबर होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, थ्री वैल्यूज आर पॉसिबल। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट मे बी इन नेगेटिव, मे बी इन पॉजिटिव एंड मे बी इन जीरो। If displacement have three different value, then the according to the same phenomenon, because velocity is equal to displacement by time, that means we can say that the displacement have three characters. First character is negative character, second is positive character, and third is zero character. We have show the same result. That's why the same result for the velocity like displacement. It may be positive, may be negative or जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड द लाइन, यू कैन मूव फॉरवर्ड। हम लोग आगे अब बढ़ सकते हैं, उसको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, बस पॉइंट्स में बस डील करना है, कुछ ऐसा नहीं कि नया है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला होता है, उसको बोलते हैं सर वेलोसिटी भी दो टाइप का इन ऑर्डिनरी होता है। हमने क्लास 9th में 10th में पढ़ा है ना, वो होता है सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हमको डिफरेंस लगता है, उस पर चर्चा करेंगे। अब देखो, क्या हमने इससे पहले यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी है क्या? यस सर, जरूर पढ़ा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, अगर कोई पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है तो मान जाते हैं कि कौन सा होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लेकिन यहां पे और नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ था सर, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस डज नॉट ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या होता था, अलग अलग होता था। यहां जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको समझना है। फर्स्ट लाइन होता है यूनिफॉर्म स्पीड होने के लिए किसी भी पार्टिकल का स्पीड बोले या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले, स्पीड बोले या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। ओके, ये बातें सर समझ में नहीं आई। जैसे मान लो हम लोग बोलेंगे कोई पार्टिकल्स की वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगा। अब किसी होगा, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v और डायरेक्शन है प्लस एक्सिस। बस ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, एट आफ्टर सम टाइम t, अगर इसका वेलोसिटी v ही रहे और डायरेक्शन ये ही रहे तो क्या बोलेंगे कि सर टाइम क्रॉस होने के साथ साथ ये t इक्वल टू 0 की घटना है और t इक्वल टू t1 की घटना है। इस दोनों घटना में ये पार्टिकल का स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड की बात होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और प्लस में डायरेक्शन सेम रहेगा, तो उस पार्टिकल के वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं कि सर ये जो कार्ड है, वैकेट है, जो भी दिया हुआ है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। तो सिंपल लाइन याद रखने का, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज सेम। जस्ट गॉट इट। अब देखो, अब इसमें क्या है सर, नॉन यूनिफॉर्म, आइदर वन ऑफ देम, इस दोनों में से कोई भी एक अगर बदल गया
लिख लो यहां से, सिंपल है, आइदर वन ऑफ देम द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इवन इट इज चेंज्ड, दैट मींस दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। कुछ नया नहीं है सोचना, आइदर वन ऑफ देम। बस आप लैंग्वेज को लिखने में कोताही नहीं बरतेंगे, यू कैन राइट इट इन ओन लैंग्वेज। अगर आपको समझ में आ रही है आप अपनी भाषा में लिख लें, आपको अच्छी जो लगती है, गॉट इट, आइदर वन ऑफ देम। अब देखो वन ऑफ देम में कौन कौन आता है सर? वन ऑफ देम में क्या आएगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, नहीं तो डायरेक्शन होगा, गॉट इट ना। अगर इस दोनों में से कोई भी सेम नहीं रहा, हम बोल सकते हैं आर नॉट सेम। इस दोनों में से कुछ ही बदल गया, गॉट इट ना। इस दोनों में से अगर कुछ ही बदल गया तो क्या मानेंगे? सर ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, मान लो यहां देखो ये v था, डायरेक्शन इसका था इधर। अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम t ये पार्टिकल वेलोसिटी v1 हो गई, डायरेक्शन अभी भी यही है, तो ये भी क्या होगा सर? ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। NUV का मतलब क्या समझेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, शॉर्ट फॉर्म लिखा उस पर का। इस दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज कर गया तो दूसरा एग्जांपल ले लें। सर दूसरा एग्जांपल है कि सेम कार है, इसकी वेलोसिटी v है, अब वो इधर जा रहा था, आफ्टर सम टाइम t कार वो सेम है, अब वेलोसिटी वही है बट डायरेक्शन हमने बदल दी, अब क्या वो इधर जा रहा है। अब डायरेक्शन बदल गया, इसमें क्या हुआ था? इसमें डायरेक्शन चेंज कर गया, मैग्नीट्यूड नहीं। इसमें क्या हुआ सर? मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, डायरेक्शन नहीं। बस पता है ना, M रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, D रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसमें क्या था? मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, डायरेक्शन नहीं। इसमें डायरेक्शन चेंज कर गया, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ये जो फेनोमेनन्स होते हैं, ये जो हमारे फेनोमेनन्स होते हैं, वो सारा फेनोमेनन क्या बताएगा? इस तरह की वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बाकी कुछ नया नहीं, आपने क्लास 9 10 में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। इसको दे छाप लो, इतना आसान सा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। इसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट्स हमें सीखने को मिलता है, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी। ऑलमोस्ट हमें आता है, फिर भी देखो सबसे फर्स्ट टर्म होता है एवरेज वेलोसिटी, उसको अच्छे से समझ गया ना, बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, बस बर्तों से करते आ रहे हैं। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सब बराबर है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, बस कुछ नया नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमने पहले भी देखा है, नेट डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब वेक्टर फॉर्म में आता है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहें, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड वी एवरेज। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको याद रखेंगे, वही काफी हमारा। डेल्टा आर, आर रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर, आपको याद आया होगा, पोजीशन वेक्टर। आर क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन वेक्टर। अब ये क्या होता है? ये वो वेक्टर होता है, ये मैं लिख देता हूं, ये वो वेक्टर होता है जिसका टेल पॉइंट ऑलवेज ओरिजिन पे होता है, जिसका टेल पॉइंट ऑलवेज ओरिजिन पे होता है। बस बहुत लोग मिसकंसेप्ट कर जाते हैं, जिसका टेल पॉइंट और ऑलवेज ओरिजिन पे होता है एंड हेड उसके फाइनल पोजीशन पे होता है। गॉट इट? हमको जब भी पोजीशन वेक्टर की याद आए तो मुझे इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि सर पोजीशन वेक्टर होता क्या है, मैं लिख दिया हूं क्योंकि आपको समझ में आना
चाहिए। सर पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है, कौन सा वेक्टर, जिसका टेल पॉइंट ऑलवेज ऑरिजिन पे रहेगा, करेक्ट, जिसका टेल पॉइंट क्या आएगा, ऑरिजिन पे रहेगा, और उसका हेड, हेड मतलब क्या होता है, वेक्टर ये है, इसका टेल ये होता है, हेड ये होता है, गॉट इट ना, ये बातें आपको समझ में आती होगी। तो टेल पॉइंट ऑलवेज ऑरिजिन पे रहेगा, हेड कहां पे रहेगा, उसके फाइनल पॉइंट पे। तो ये वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है, गॉट इट। अब देखो, अब हमसे पूछता है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर डायरेक्शन का क्या रोल है यहां पर, ध्यान सुनना। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, the direction of average velocity along the net displacement। ओहो सर, ये बात हमको समझ में आई कि जिधर डायरेक्शन होगा किसका, नेट डिस्प्लेसमेंट का, उधर ही किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये छोटे से पॉइंट है जो हमको यहां से याद रखना चाहिए कि सर एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम होता है। इसको हम लोग डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा आर एक वेक्टर होता है, क्या, चेंज इन वेक्टर, बट आर को हम लोग चेंज कब बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। चलो सर पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है, क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका एक टेल पॉइंट ऑलवेज ऑरिजिन पे रहेगा और हेड कहां पे रहेगा, उसके फाइनल पॉइंट पे रहेगा। फिर क्या पता चला, सर डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सर क्यों, ये हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है ना, वो किधर होगा, जिधर हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, बस याद रखने का। तो ये हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन है किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग आते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड पे, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर एवरेज वेलोसिटी एज वेल एज इंस्टेंटेनियस। वी कैन कम इन लेटर हाफ कि हम लोग इंस्टेंटेनियस पे कैसे वर्क करेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट को समझ लें, कुछ चीज बचे नहीं। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हो जाए, फंडामेंटल्स हमसे क्लियर होनी चाहिए। अब फंडामेंटल्स क्लियर होने का मतलब क्या है भाई, सर फंडामेंटल क्लियर होने का मतलब ये होता है कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। अब जो हमने सीखा है, जो अभी से देखो क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन होता है। आप ये नहीं समझे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया एवरेज वेलोसिटी का तो वही पूछूंगा। इट इज द होल कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक कि ये हमारा सारा पैरामीटर खत्म नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे कि कहां तक हमने पढ़ा कहां तक नहीं पढ़ा, ठीक है। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है कि सबसे पहले आप डील करें डायरेक्शन में। अब सोचो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकंड, ओके, ड्यू वेस्ट, ओके सर ईस्ट वेस्ट की बात हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्रॉ द डायरेक्शन। चलो ईस्ट इधर होता है ना, ये सब तो पता होगा। जिनको नहीं आता है आप क्या करेंगे, देख लेना भाई इसमें क्या नया है। अब ये डायरेक्शन है सर, यहां से चलना शुरू किया, वो कहां से, ऑरिजिन से। आपने क्या बताया था, जब भी किसी चीज में कुछ मेंशन नहीं होता है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन टेक फ्रॉम ऑरिजिन, ऐसा मैकेनिक्स हम लोग लेके चलते हैं। क्या बोला है सर, 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट, कलर डिफरेंट है आपको दिख रहा होगा सर। यहां से वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है ईस्ट में, यहां से वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है ईस्ट में, उसने टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। बस ध्यान से सुनते चलेंगे। फिर क्या किया, देन 40 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ। अब यहां से देखो, जब ये साउथ चला है, साउथ का डिस्टेंस है हमारा 40 मीटर, कितना है वो 40 मीटर, टाइम कितना है इसने 3 सेकेंड। तो हमसे सबसे पहले पूछा है, इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछा है सर टोटल डिस्टेंस तो बताओ। सो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, पाथ लेंथ। अब देखो तो सही, जो बंदा यहां से चला होगा ऑरिजिन से, बस आसान क्वेश्चन है, जो ऑरिजिन चला क्या, पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, इस तरह का मोशन उसने करी है। तो पाथ लेंथ क्या होगा सर, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 प्लस x2। हाउ, अगर ये x1 का वैल्यू 20 है और x2 कितना है 40 है, जोड़ो तो सही सर, नेट डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। बस खत्म। क्या सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में,
सर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। अगर यहां से यहां तक ट्रेवल करी है तो ये पार्ट क्या होगा हमारा डिस्टेंस। तो कितने हो गए 20 + 40 60, कहानी खत्म। नेक्स्ट पूछा है, बस वन लाइन क्वेश्चन होता है, अगर ध्यान से सुनने को तो बन जाएगा। और हमारा कहना अगर आपसे बन रहा है तो आप स्क्रीन पॉज करके बनाए, सॉल्यूशन देखे नहीं, सॉल्यूशन मैच करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके सर डिस्प्लेसमेंट वी ऑलवेज डील इन वेक्टर, तो मान लो होता क्या है। ओहो सर ये बात पता चली कि इनिशियल का आई पॉइंट होता है, जहां पे खत्म हुआ था उसको फाइनल बोलते हैं, और इस दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जिसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। अभी अभी सुना क्या, अरे अभी सुना ना, पोजीशन वेक्टर वो होता है जहां को हम लोग बोलते हैं सर उसका इनिशियल पॉइंट ऑलवेज ओरिजिन पे होता है, उसका इनिशियल पॉइंट ऑलवेज क्या होता है ओरिजिन पे होता है, और फाइनल पॉइंट कहां पे होता है उसके फाइनल पॉइंट पे। क्या उसने उसके शर्त को पूरा करा, यस सर। इसने बताया कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो वेक्टर होता है दैट वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मुझे वही लिखना है, यस सर। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो तो चला चला चला, जीरो में कितना चला सर, एक्स में चलते चलते वो 20 चला है। एक्स में कितना चला वो 20 चला है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे वहां पे डायरेक्शन लिखना जरूरी। सोचो तो सही, अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सर ये x में 20 चला है लेकिन y में वो -40 चला है। करेक्ट लिखा ना हमने, -40 चला। क्यों सर, x एक्सिस ये होता है, y ये होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये पार्ट नेगेटिव, किसके लिए y के लिए। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20i कैप -40j कैप। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर xi कैप yj कैप। क्या z में कुछ है क्या, नहीं नहीं। अगर नहीं है तो क्या पता है सर 20i कैप, देखो तो सही -40j कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है। अब बातें समझ में आ गई कि सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो फॉर्मूला वही है क्या जो हमने पहले सीखा था। सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहानी खत्म। देखो तो सही, सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। अरे यही तो निकाला था, टोटल डिस्टेंस कितना था 60। टाइम कितना लिया सर, इसने जानने में 2 सेकंड यहां पे, 3 सेकंड यहां पे, इसका मतलब टोटल टाइम कितना है 5। इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ये पार्टिकल का एवरेज स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। कहानी खत्म, खल्लास, यही है। क्या पता चला, अरे भाई वही है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 60, टाइम लगा 5, कितने होते हैं 12 मीटर पर सेकंड। ओहो लास्ट क्वेश्चन देखो तो, क्या पता चला मुझे सर, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर। अभी तो वेक्टर सिखाया सर, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम या टोटल टाइम। कितना है नेट डिस्प्लेसमेंट, देखो तो सही, नेट DISP बाय टोटल टाइम या नेट टाइम ले लो। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर वेक्टर है, लिख लो वेक्टर आर, नेट है, टाइम कितना लगा t, वो कितना लगा, अभी तो टाइम 5 है, बस कहानी खत्म। आर वेक्टर है 20i कैप -40j कैप बाय 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4i कैप -8j कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म इन एवरेज। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो 64 + 16 मतलब 80 हो जाएगा। अगर आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे इस छोटे छोटे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम लोग इसको कैसे यूटिलाइज करें। 4 का स्क्वायर 16, नीट 64, हाँ करेक्ट है, चलिए ठीक है ना। तो हमें इस तरह का क्वेश्चंस आएगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट में बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल आपके मॉड्यूल्स में सेट में अवेलेबल है, तो इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अगर बातें समझ में आ रही है तो लिख लीजिए, नहीं आ रही है फिर भी इसको रिवाइंड करके देखें और इसको अच्छे से सॉल्व करें, फिर समझें। अगर आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, फिर कंसेप्ट कुछ नया नहीं होता है। फिजिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चेन्स होता है। एक एग्जांपल दो। हमें लगता है कि सर फिजिक्स का कंटेंट्स होना चाहिए, जैसे आपने चैन देखा है क्या, चैन ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है। जब जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे हमने कभी देखा है ब्रोकन चैन देखा है क्या, नहीं।
इसलिए सारा कंसेप्ट जुड़ता चला जाएगा। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो हमारा क्या होगा, फिजिक्स बेहतर हो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे, लगता है हमेशा सब आसान है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन कंसेप्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको दूर करना जरूरी है। बेटर टू फॉलो द पाथ। द पर्सन हु इज मेकिंग द पाथ इज वेरी डिफिकल्ट बट फॉलोइंग इज वेरी इजी वन। मान लो जिसने इसको सबसे पहले ढूंढा था उसको रास्ते बनाने में कितना मेहनत लगी होगी, बट तुमको पता है कि सर रास्ता यही है, तो पता है इस रास्ते पे जाकर रिजल्ट मिलती है। बेटर टू फॉलो द पाथ। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अभी और करेंगे डिफरेंट टाइप्स में। अगर ऐसा होगा तो बन जाएगा ना, आसान क्वेश्चन है, लिखो इसको। इस क्वेश्चन में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। बोले क्या, तो अभी तक हमने डायरेक्शन की बात करी थी, मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो हमने वेक्टर में एक चीज सिखाया था, आपको याद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ, फिर आपको याद आएगा सर हाँ ऐसा कुछ हमने सुना था, उसका मतलब क्या होता है। देखना तो, क्या हमने आपको कोई वेक्टर में इस तरह की चीज सिखाया था, अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये हमारा वाई एक्सिस है, या उसको आप नॉर्थ लेके चल सकते हैं, ये हमारा ईस्ट होता था, ठीक है, और यहां से कोई 30 डिग्री हुआ करता था, अगर इसका मैग्नीट्यूड आर हो, जैसे बात करते उस पॉइंट की, हमने क्या बताया था, अगर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, जैसे हमसे कोई पूछेगा रिप्रेजेंट करो, तो लिखने का मतलब क्या होता है, हमने सिखाया था आर, जो वैल्यू दिया रहेगा मैग्नीट्यूड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बताओ तो सही, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ से नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद आया क्या, हमने सिखाया था, बिकॉज ये शो करता डायरेक्शन कैसा होता है। इसका मतलब ये होता है, हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जो लास्ट में लिखा होता है, वहां बैठकर हम नॉर्थ की ओर चलने में जो इंक्लाइंड दिया होता है, दैट इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखो हमने बैठा ईस्ट पे, नॉर्थ की ओर चलना कितना, 30 डिग्री, दैट इज द पोजीशन। मतलब ये जो पोजीशन होगा हमको कब मिलेगा, अगर हम आर मैग्नीट्यूड को इस एक्सिस पे रख रहे हैं और उसको 30 डिग्री से टुवर्ड्स नॉर्थ चलते हैं, तो हमको ये पॉइंट जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मिल जाएगा। तो सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड आर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो भी लास्ट का टर्म होता है उस पे बैठते हैं और टुवर्ड्स द बिफोर टर्म रिपेल कर जाते हैं या चलते हैं, जो इंक्लिनेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेक्टर। कुछ कंसेप्ट यहां पे लग रहा है सर, देखो तो सर रूट 80 मीटर पर सेकेंड है, ये बातें तो समझ में आ गई, ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन हम करें कैसे, हम करें कैसे। तो सोचो सर हमारे पास दो एंगल है, हमारे पास दो एंगल है, हम चाहें तो इसको मान लेते हैं अल्फा, कोई लोग इसको भी मान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें ये अल्फा होगा तो ये कुछ मान सकते हैं 90 माइनस अल्फा, लेकिन सोचो अगर हमने अल्फा लिया है तो हमें कम से कम इस अल्फा का वैल्यू चाहिए। जब भी हम इस तरह की बात करते तो हमें tan थीटा हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, ध्यान रखना सर। tan थीटा यहां क्या होगा, उसको मान लेते हैं tan अल्फा, ध्यान से सुनेंगे। tan अल्फा का मतलब है सर ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला क्या होता है, 90 होता है। अब सोचो P कितना है 20, B कितना है -40, इसका मतलब पता चला 1/2 होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2। बोलो कैसे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग क्या होता है, नेगेटिव। इसको लिखते हैं कैसे, इसके फॉर्म में। अब सोचो हमको एंगल किस बेस से बनाना था सर, हमने ईस्ट से बनाया तो ईस्ट को लास्ट में रखा था, तो क्या लिख सकते इसको, क्या लिख सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ, क्या लिख सकते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ। क्यों सर, साउथ में बैठने का, क्या मैं बैठ गया यहां पे, किधर चलने का, ईस्ट की ओर। जब ईस्ट की ओर हम ढूंढेंगे कितना एंगल, tan इनवर्स 1/2 या -1/2, तो ये वैल्यू क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा। तो कभी कभी हमारे ऑप्शंस में, एग्जामिनेशन में हमें साथ में ये भी लिखा होता है इसके साथ, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बेटर पॉइंट तो ये है जो हम यहां से लिख सकते हैं -48, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। मैं ऑलरेडी वेक्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। यू कैन सॉ इन लेक्चर ऑफ वेक्टर, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम हियर यू कैन सॉ लेक्चर इन वेक्टर। आप अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम हो, हमने वहां बहुत सारा एग्जांपल
वेक्टर के बेसिस पे करवाया है, आप वहां जाके लेक्चर को अटेंड करें, देखें तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में ये ऐसा कंसेप्ट का ऑप्शन हमें दिया रहता है, ठीक है। तो आई होप आप ये जो एडिशनल पॉइंट था यहाँ पे आपको समझ में आ गए होगी, इसको लिख लो जो ऐड करो इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप, हमारा कहना है कि आप जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ो, सारा लिखा हुआ है और वन लाइनर क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं तो आप बना लेंगे। हमारा कहना है कि आप एक बार स्क्रीन को पॉज करें, फिर बनाए, फिर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलो आपकी ईमानदारी पे छोड़ते हैं, आपने जरूर ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। ए बर्ड फ्लाइज विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड ड्यू नॉर्थ। जब भी इस तरह का एग्जाम्पल हो तो हमारा सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि ड्रॉ द एग्जैक्ट FBD। सर ये नया क्या आपने बोल दिया, इसका डायग्राम बनाओ। FBD का मतलब आगे सीखेंगे, उसका नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब मान लो ये ओरिजिन है, सर हमको पता है इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये बात सबको पता है। चलो एक बर्ड है, बड़ा मतलब पंछी, ये पंछी यहां से चलना शुरू करता है, कलर बदलते हैं, पंछी बनाता है। ये इधर क्या करता है, चलते कितने टाइम के लिए, सर ये चलता है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से किधर चलता है, नॉर्थ में, फॉर 15 सेकेंड। ओके सर 20 मीटर पर सेकेंड से फॉर 15 सेकेंड में चलेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है उसको हम भी मान लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ड्यू नॉर्थ एंड देन टेक रेस्ट फॉर 5 सेकेंड। ओके मान लो ये यहां पे पहुंच गया, तो यहां पहुंचा तो कितना होगा डिस्टेंस, उसको मान लेते हैं x1। क्यों सर, वेलोसिटी इनटू टाइम और स्पीड इनटू टाइम इज ऑलमोस्ट डिस्टेंस। x1 कितना होगा, v इनटू टी। बस ध्यान से सुनते चलेंगे, v इनटू टी है। ओके व्हाट इज v, सर 20, टाइम कितने 50, मतलब क्या 300 मीटर वो गया ऊपर। मतलब जब वो चला था v से, मतलब कितना 20 मीटर पर सेकंड से, अगर वो 15 सेकंड चला तो कितना हो गया, वो t टाइम लेने वाला था, दैट इज 15 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 300 मीटर। यहां पे जाने के बाद इसने थोड़ा सा रेस्ट किया। क्या किया, रेस्ट, क्यों, थक गया था ना। अरे भाई रेस्ट कब तक किया, रेस्ट करने का टाइम था t = 5 सेकेंड। अब देखो हाइट पे गया, आराम किया, फिर से चला वहां से, देन इट टेक रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, देन फ्लाइज 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड ड्यू साउथ। वो गया था लाइक दैट और रिटर्न साउथ में आया। अब साउथ में जब वापस आया है, कितना है वो, अब हमें आइडिया नहीं है, 10 सेकेंड तक चला है। ओके सर बातें तो समझ में आई कि 10 सेकेंड तक चला है। देखो जब ये 10 सेकेंड तक चलेगा तो हमको पता होना चाहिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी कितना एक्चुअली। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब यह होता है कि मान लेते हैं वो 10 सेकेंड तक चला होगा, एक बार चेक करिए डिस्टेंस कितना है, वो हमारा इधर से रिटर्निंग का डिस्टेंस है x2। मान लो तो क्या फर्क पड़ता है, सर वहां से क्या चलेगा, x2 चलेगा। अब x2 दिया हुआ है, वो कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, 24 × 10, दिख रहा है क्या, इसको लिख देता हूं। x2 कितना होगा, 24 × 10, दैट इज 240 मीटर। ओहो सर 300 ऊपर नीचे गया था, 300 ऊपर गया था, बट वो लौट के कितना गया, 240। कहां से, यहां से। तो ये हमारा x2 हो गया 240 मीटर। हम लोग सबसे पहले अब शुरू करते हैं, आसान चीज क्या पूछा, सर टोटल डिस्टेंस। वेरी गुड, आसान है ना, देखो तो सही, सर टोटल डिस्टेंस क्या है, जितना भी पाथ लेंथ होता है चुपचाप जोड़ दो। गॉट इट। अब देखो पाथ लेंथ कितना है, सर पहले गया वो x1 में 300, फिर से वो x2 में 240। ओहो तो कितने हो गए, 200 प्लस दिस इज 540 मीटर। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये बर्ड जो था, ध्यान से सुनना, ये जो बर्ड था उसने क्या किया है, पहले 300 मीटर नॉर्थ गया है, फिर यहां पे इस बंदे ने रेस्ट ली थी, फिर क्या हुआ, फिर से रिटर्न बैक वापस आ गई। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आया, 240 मीटर। अभी हमको ये पता है सर 300 ऊपर गया था, अभी नीचे की बात नहीं करेंगे। तो ये इसका फाइनल पॉइंट है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। हमने डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा, सर डिस्टेंस वो चीज होता है जो यहां से यहां जाने और आने में ऐड करते हैं। तो 300 प्लस 240 कितना हो गया, 540। कहानी खत्म। अगला क्या क्वेश्चन है, सर एवरेज स्पीड, करत करत हम लोग यही तो काम कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना डिस्टेंस में, 540। ओहो अब हमारे मन में क्वेश्चन होगा,
हमने क्या ढूंढा सर, जब भी एवरेज स्पीड की बात होती है तो सिर्फ कंसेप्ट रिपीट करता है, बस सेम बात है सर। एवरेज स्पीड का मतलब होता है इस बर्ड ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करी सर। 300 ऊपर जाते वक्त, 240 आते वक्त कितने हो गए 540। टाइम कितना लिया था वो इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचेगा सर ये लिया 15 सेकेंड, ये लिया 10 सेकेंड, तो टोटल टाइम 25 सेकेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो हम लोग जब टोटल जर्नी टाइम की बात करते हैं तो जब ये यहां से चला था यहां से आने तक में टाइम क्या हुआ था, इसमें 5 मिनट यहां 5 सेकेंड रेस्ट भी ली है, वो भी टाइम इन केस ऑफ एवरेज स्पीड ऐड होता है टोटल जर्नी के फॉर्म में। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हमारा 30 सेकेंड हो जाएगा, न कि 25 सेकेंड। हम लोग गलती कर जाते हैं, क्या सोचते हैं कि सर चलने वाला टाइम ही सिर्फ ऐड होगा किसमें, एवरेज वेलोसिटी में, बट ऐसा नहीं होता है। जब से जर्नी शुरू हुई थी इसकी चलने की और जब तक खत्म हो गया जर्नी, इसके बीच का जो टोटल टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम। इसलिए आप अगली बार गलती नहीं करेंगे, अगर उसने रेस्ट लिया है तो रेस्ट शुड बी काउंटेड। द वेलोसिटी इज कॉल्ड 18 मीटर पर सेकेंड, आपको पता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको यहां थोड़ा सा फंस जाते हैं कि हम लोग टाइम कितना लेना है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज वेरी इजी वन। अगर आप देखो, आप एक बात गौर कर रहे हैं यहाँ, क्या बोलोगे सर क्या गौर करने की बात है इसमें, इसमें क्या नहीं मिलेगा अपने को। जब हमको डायग्राम की बातें समझ में आती है, डायग्राम में ये कह रहा है, डायग्राम में ये कह रहा है, फिर सारा चीज हमारे लिए आसान हो जाता है। देख तो मैं किस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक लाइन बनते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पूछा है सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा वसूल है, सिंपल सा वसूल है भाई साहब। देख पहले इनिशियल किधर, सर यहाँ पे, फाइंड किधर, यहां से। इस दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट सोचो सही कितना है सर, ये 300 था और ये 250 है, तो क्या ये 60 नहीं बचा बे, देखो तो सही 60 क्या होगा, जे कैप, जे मतलब आप ऊपर ले सकते हैं, उसको नॉर्थ ही बोल सकते हैं। इसका मतलब सर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आर आया है वो 60 क्या है, जे कैप यू कैन राइट नॉर्थ, 60 मीटर नॉर्थ यू कैन राइट ऑल्सो, उसमें कुछ नया नहीं होता है। क्या आ गया सर, जब भी अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं सिंपल था नहीं है, इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, किधर अपवर्ड, तो क्या होगा 60, जे कैप 300 माइनस 240 कॉल्ड 60। अब देखो एवरेज वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड वी, वो क्या सिखा है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, कहानी खत्म। डेल्टा आर क्या है सर, वही तो चेंज था हमारा 60 जे कैप। टाइम कितना लिया इसने, ओहो अभी भी टाइम है सर, टोटल टाइम कितना होना चाहिए 3 + 2 5, सॉरी 25 + 5 30। इस बार भी 25 ही लेना है, 25 + 5 लेना है। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम की बात हो रही है। कितने हो गए 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। या बोल सकते हैं कि ये जो पक्षी होगा फाइनली उसका जो वेलोसिटी होगा वो 2 जे कैप में रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। इसको अच्छे से लिख लीजिए। हर एक क्वेश्चन का अपना अपना नया तरीका होता है। हर एक क्वेश्चन को ट्राई कैसे करते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ग्राफ की एनालॉजी कैसे आपको समझ में आती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नया नहीं होता है, बस कंसेप्ट वही होता है, बस तरीके थोड़े बदल जाते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करी थी उस समय मैं बता चुका हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इस तरह के पाथ पे, सेमी सर्कुलर पाथ पे इस तरह कुछ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए गिवन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। इसका डेस दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 2 सेकेंड, मतलब जो टाइम लिया इसने कितना, वो 2 सेकेंड का दिया हुआ है। हमसे पूछा है सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मेरे को ये बताओ कि एवरेज स्पीड कितना होगा। देखो एवरेज स्पीड हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी कहानी हमको पता है सर। एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। हाँ, जिनको आता है स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मैं भूल जाता हूं बोलना, आपको याद होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हुआ क्या, रुकता हूं थोड़ा सा, देखो तो सही बनेगा ना सर। टोटल डिस्टेंस क्या सिखाया था, डिस्टेंस मतलब दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। ओहो सर, पाथ लेंथ कितना होता है 2πr/2 πr। अरे वही तो है। टाइम कितना लिया सर, टोटल टाइम 2 सेकेंड। आर कितना है सर 5, लो कहानी खत्म, 5π/2 मीटर पर सेकेंड। डन, यही पूछा क्या, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये क्या होता है, हम लोग
एवरेज स्पीड की बात करते हैं। सर अगर लगे हाथ हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी को डायरेक्शन लो, मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी वो कैसे क्या है, मॉड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट PLACEMT डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बात बताओ, मैंने आपको इस केस में क्या बताया सर, इनिशियल फाइनल और प्रोड्यूस का एक तरह से टू है, बस कहानी खत्म। 2r/2 दैट इज r इज कैंसिल, r कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, बस नथिंग डिफरेंट। और आपको ये पार्ट पूछ ले, अब यही क्वेश्चन था, एक बार मेंस ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ ये दिया हुआ था, यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा पलट के दिया हुआ था। गॉट इट, ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट बी था, रेडियस आर दिया हुआ था, हमसे पूछा था इस केस में आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ, क्या आपसे बन जाएगा। बस यही क्वेश्चन तो है ना, ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस से पूछा था बहुत पहले की बात नहीं, 2002-3 की बात, अप्रॉक्स 3-4 की बात होगी, 2-3 से ज्यादा नहीं होगा। अब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमको थोड़ा सा यहां से पूछ सकता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा कंसेप्ट, बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बल्ले नहीं पड़ेगी, पल्ले तो पड़ ही जाएगी, बट डिपेंड करता आप कितना सीखना चाहते हैं। गॉट इट। अब देखो इस तरह क्वेश्चन हमें आता है, तो क्या मैं ये नहीं बना सकता, रेडियस दिया रहेगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फंडामेंटल पता है। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रटने जाओगे तो फिर कुछ समझ नहीं पाओगे। बेसिक्स फंडामेंटल अगर पता है कि सर टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, उस कंसेप्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वही फंडामेंटल तरीका है कि इनिशियल फाइनल पॉइंट से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो भी पाथ लेंथ कवर्ड होता है उससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं बना तो लिख लो, फिर आगे देखो। अब देखो एक छोटा सा कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस जानना है क्या होता है सर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है, बस ध्यान से देखते चलेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं सर एवरेज स्पीड क्या होता है, बस सुनना है अच्छे से, अगर आप पॉइंट सुन जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। सर एवरेज स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस मान लो, बट इतना वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग टोटल टाइम को भी टाइम ही मान लेते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग क्या करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। हमको सबसे पहले पता होता है कि सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बात तो पता ही। अब कभी कभी बराबरी हो सकता है, अगर हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दे, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या होता है, ओके सर एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब देखो कंपैरिजन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है, हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बोल सकते हैं सर दिस इज द एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, तो ये पता चलेगा सर, हमें ये पता हो गई कि सर एवरेज स्पीड क्या होगा, हमेशा या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा ही होगा, नहीं तो इक्वल होगा। क्या बात है समझ में आ रही है, मैं इसको लिख दूं क्या लैंग्वेज में, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, या तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा या उसको इक्वल होगा। हिंदी में लिख रहे, लिख लेना, एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा और नहीं तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा, करेक्ट ना, नहीं तो एवरेज वेलोसिटी
से कौन सा बड़ा होता है, ये बड़ा होगा। Got it ना? क्या हो सकता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया ना, एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, वो कौन सा कंडीशन है, जब ये कंडीशन हो, नहीं तो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो इस फेनोमेन में जो रिलेशंस होते हैं, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। बस ये छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हमें समझ में रखना पड़ता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बट थोड़ा सा कभी क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अपन मिस टाइम कर जाते हैं कि लैंग्वेज कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसको समझने का बेस्ट होता है हम लोग फंडामेंटल से डील करें, क्योंकि हमको इजीली पता है सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन वी डिवाइड विद टाइम नथिंग विल चेंज, दैट दिस फेनोमेनन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस फेनोमेनन, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो क्या निकला यहां से, सर एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। दैट्स द पॉइंट, राइट इट। आप लिख ले, अगर आपको अपना मदर लैंग्वेज आता है, यू कैन राइट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, व्हाटएवर यू गेट इन लैंग्वेज, संस्कृत अगर आता है तो आप इसको लिख लीजिए, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कंसेप्ट आपकी भावनाओं में होनी चाहिए, कि कंसेप्ट का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज हो लिख लीजिए, आपको बस पता होना चाहिए, ऐसा होता है। जिससे आपको जो फेवरेट लगता है, अब सबको अच्छे इंग्लिश तो आती नहीं ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिला है ना सबका, गॉट इट, लिख लो इसको। फिर हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट कंसेप्ट सीखेंगे, उसको देखने, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल। अभी हम लोग सब कुछ कांस्टेंट की बात हो रही थी, अभी हम लोग क्या होता, सब कुछ में कांस्टेंट की बात हो रही थी। तो सर इस केस में हमने वेलोसिटी के फंक्शन की बात करी नहीं। अभी हमको पता चला अगर ये सब कांस्टेंट है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग फंडामेंटल से चल रहे हैं। लेकिन जब हमारा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस समय एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है, इसका मेन कंसेप्ट अगर आप जाएंगे तो 11th 12th के मैथमेटिक्स में, जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए भी, जिनका नहीं है उनके लिए भी सेम चीज है, उसके मैथमेटिक्स में हम इसको डील करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। ये सेम कंसेप्ट जब हम 12th के मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वहां पे एक टॉपिक होता है अल्टरनेटिंग करंट, बस याद रखने का, कुछ नया नहीं है, एक टॉपिक होता है अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर भी आपको इस कंसेप्ट का रिक्वायर्ड होगा, इसलिए आप अभी थोड़ा सा देख लें, बाकी हम 12th में आपको सिखाएंगे, या आप जहां भी मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे वो आपके काम की चीज तो होगी, गॉट इट। तो आपको ये बात अभी समझ में आ गया कि सर कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसमें हम लोग 2 पॉइंट्स को डील करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट डील कर रहे थे किसके बारे में, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अगर हम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बोले तो क्या, सिंपल सर, एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम या टोटल टाइम, एंड एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसी को डिफरेंट सिनारियों में, डिफरेंट क्वेश्चंस में इसको यूटिलाइज किया, लेकिन ये है कि जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी डील कर रहे हैं, जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी डील कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो फर्स्ट होता है, ये मान लीजिए उसको, if velocity is a function of time, if vt is given, my lord, अगर if vt is given है, if vt is given, then find the average velocity in the time interval. Okay, so time interval, then v average, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ए वी मतलब क्या होता है, average velocity in the time interval, in the time interval t1 to t2। जब हमारा वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा, उस समय हम कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, बहुत ही शानदार मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको अच्छे से देखेंगे और बहुत जानदार भी होता है, ठीक है। तो हम लोग वी एवरेज डिफाइन कैसे करते हैं, सर सिंपल सी बात होगी, जब भी वी एवरेज होगा हम लोग इसको बार लेके डॉट लेके दोनों बराबर ही होता है, यू कैन टेक वेक्टर बट मीनिंग अलग है, ठीक है। ये मैथमेटिकली डिफाइन होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट t1 से टू t2, दिस इज t1 टू t2। हम लोग इस पे क्वेश्चन करके अभी आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन होता क्या है
बट आप अभी तक के लिए मैथमेटिक्स को याद रखेंगे, आपको सेम एक्सप्रेशन जब 12th में देखने को मिलेगा, आपको जब सेम एक्सप्रेशन 12th में देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बात है, समझ में आ रही? अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा और उसका टाइम इंटरवल t1 से t2 होगा, क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी ऐसा मत सोचना कि नहीं पता चलेगा, चलेगा। बस देखो लिखते कैसे, आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए था कि अगर ये ऐसा फंक्शन दिया होगा, एग्जामिनेशन में अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनेशन में अगर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन यहां से आना चाहिए। क्यों? आसान क्वेश्चन तो सबसे बन जाता है, फॉर्मूला दिया है बन जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन कितना आसान था, dy/dt करना है, x/t करना था, सिंपल फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम लोग मेंस के ऊपर की बात करेंगे, मेंस में क्वेश्चन होगा, वहां जब डिफरेंस आएगा, क्योंकि जिन बच्चे का मैथमेटिक्स है उनको तो ये आना ही चाहिए, और जिनका नीट है ये मत समझो कि आपको नहीं आना चाहिए, आपको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अप्लाइड इन फिजिक्स, बिकॉज यू गेट मार्क्स। क्या किसी को फिर से मार्क्स नहीं चाहिए? चाहिए, इसलिए आपको ये फंडामेंटल्स तो आना ही चाहिए। अगर हमारा ये वेलोसिटी ऑफ टाइम फंक्शन में दिया रहेगा, उस कंडीशन का एवरेज वेलोसिटी जो हम यहां लिखे हैं, एवरेज वेलोसिटी इज लाइक दैट, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। ओहो, तो सर सेकंड केस क्या है? अगर इफ वेलोसिटी अगर पोजीशन का फंक्शन हो क्या है, गिवन एज इज vx इज ए पोजीशन का फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, बस ये बात थोड़ा सा नया है, मतलब डिपेंडेंसी होती है, क्वेश्चन आएगा अभी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन या x, देन एवरेज वेलोसिटी द सेम फेनोमेनन फॉर द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। अब इंटरवल क्या है? जब सर अगर फंक्शन x का है तो उसका क्या होगा, लिमिट भी क्या होगा सर, x1 से x2 के लिमिट में जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ vx dx डिवाइडेड बाय dx, लिमिट होगा x1 टू x2, यहां कितना होगा, ये हमारा x1, ये हमारा x2, ठीक है। बस डिफरेंस यही है, जब पोजीशन उसका दिया रहेगा, जब पोजीशन उसका दिया रहेगा टाइम का, तो v dt लिमिट t1 टू t2, अगर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का होगा vx dx x1 टू x2। बस यही दोनों फॉर्म हमें याद रखना है, जब पोजीशन का फॉर्म होगा तो ये अप्लाई कर देंगे, और क्वेश्चन में तो अभी आएगा, और ये टाइम का फॉर्म होगा तो ये अप्लाई कर देंगे। इसको धड़ाधड़ जल्दी से लिख लीजिए, आपको अगर हर एक पॉइंट को समझ में आ रहा है अच्छे से राइट कर ले, इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन करने के बाद हम इस दोनों कंसेप्ट पे एक एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल करेंगे, आपको पता हो जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई कैसे कर रहे हैं। नोट इट। हमने क्या किया है, अब हम लोगों ने सेम इलस्ट्रेशन को रखा है, बस जो दो कंसेप्ट सीखा था एक एक इलस्ट्रेशन करेंगे, और दोनों इलस्ट्रेशन हमें पॉइंट समझ में आ जाएगा, फिर खत्म कहानी हमारी। अब देखो, सबसे पहले क्या था सर, जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, देखो तो सही, v इज इक्वल टू 2t प्लस थी, बस अब सोचना क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2t प्लस थी, और हमसे पूछा सर टाइम इंटरवल, ओहो सर ये टाइम 0 से 3 है, इसका मतलब क्या कहना है, जो हम सर t1 की बात कर रहे थे वो 0 है, और t2 कितना है, 3 है। इसका मीनिंग यही होता है, बस 0 से 3 का इंटरवल दिया है। तो हमसे पूछा सर एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब सर अभी तो सीखा था, जब भी एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt एंड dt एज ए फंक्शन ऑफ t। तो t1 कितना है, t1 से t2, t1 से t2, क्या रिमेनिंग इंटीग्रेशन है? चलो ट्राई करते हैं। सर v कितना है, हमको पता है सर 2t प्लस 3 dt। अब आप लोग तो इतना समझदार हो ही गए हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन कर लें, 0 से 3 की बात चल रही है, 0 से 3 होगी, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है सर, 2t का इंटीग्रेशन बस आपको आता है, क्या लिख सकते हैं, t² इंटू टी प्लस 3t, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 3, और लिमिट कितना हो यहाँ पे t 0 से 3। ये इंटीग्रेशन आई होप आपको आता होगा, आपको पता होगा 3t। अब देखो बस पहले क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट पुट करते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट, व्हेन यू पुट t3 दैट इज 9 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 0,
बिकॉज t का वैल्यू 0 पे 0 एंड 3t पे 0, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 18 बाई 3 - 0 कितना हो गया 18/3, दैट इज कॉल्ड 6 मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। तो इस तरह का फंक्शन जब हमको दिया होता है, इस तरह का फंक्शन जब हमको दिया होता है, हम लोग ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। आंसर कितना हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। क्या अब भी तुमको कैसा भी क्वेश्चन दिख जाए इस फंक्शन में, v का फंक्शन कुछ भी दे दे, x दे दे, y दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको t के फंक्शन का बेसिक इंटीग्रेशन अप्लाई करने आएगा? जब आप बेसिक इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, अब बहुत लोग को सर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, आप जाएंगे लेक्चर नोट्स पे, लेक्चर नोट्स में ये रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो, अब बेसिक मैथमेटिक्स फॉर मैथमेटिक्स इज ऑल्सो देयर, मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ाया गया है बेसिक इंटीग्रेशन, और फिजिक्स में भी बताया गया है। कृपया जाके वहां पर एक बार वॉच करें, देखें उसको, फिर आपको यहाँ पे जो भी कंसेप्ट क्लियर होगा, ये लिमिट कैसे लगाया गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेसिक में इसको डिस्कस किया है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है, आप रिटर्न बैक टू पेज जाएंगे, जहां पर देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का लेक्चर पड़ा है, आप वहां पे इसको देखें, तब वो क्या होगा, जितने भी कंफ्यूजन होंगे क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट? चलो, ये पार्ट तो सर समझ में आ गया। सेकंड क्या है सर? ये सेकंड दिया हुआ है वेलोसिटी जो फंक्शन ऑफ cos x है। ओके सर, cos x होता है, इसका मतलब स्टोरी कुछ भी नया नहीं है, बस वही करना है। क्या सिखाया था? फॉर्मूला लगा था इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx। लिमिट क्या लेना है सर? x1 से x2 जाना है, यहां भी क्या होगा x1 से x2 जाना है, बस रास्ते बहुत आसान है, कैलकुलेशन करते जाना है। अब देखो भी कितना है सर cos x, वेरी गुड सर। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? फिर से हम वही बोलेंगे, इफ यू वांट टू सी यू कैन गो ऑन द लेक्चर हाउ इज द cot x, बट हम बताते हैं अभी क्या होगा। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन 0 से इसको π/2 लिया गया है। ध्यान रखेंगे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। बहुत लोग बोलेंगे सर cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता था, बट क्या मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, सही यहां लिख देता हूं cos x dx इज इक्वल टू sin x, और लिख लेंगे sin का क्या होगा, sin x क्या होता है माइनस cos x, ये सब रिजल्ट होता है। गॉट इट? ये सब बातें हमने आपको पढ़ाई गई है पहले, ठीक है। ओके सर, cos x का क्या होगा sin x, ओहो वेरी गुड। अब क्या है सर, ये हो गया हमारा sin x, पुट लिमिट 0 से π/2। अब देखो x का तो x ही रह जाएगा, पुट लिमिट 0 से π/2। गॉट इट? लिमिट पुट करें सर, sin π/2 मतलब 91, sin 0 0, π/2 -0 0। आंसर कितना हो गया 1/π/2। इसका मतलब क्या होगा 2/π मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। 2/π मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। एक बात बताओ, जब भी हमें इस तरह का फंक्शन दिया हो या हमें इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा, तो हमें कभी भी एवरेज वेलोसिटी निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को जो आज हमने ऑलमोस्ट कंक्लूड किया, कंक्लूड क्या बोल सकते हैं, सेकंड पार्ट एवरेज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस को लिटिल बिट। जो मेंस पॉइंट था कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे स्टडी करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 हमने एक एक इलस्ट्रेशन से या एग्जाम्पल से समझाया कि ये क्वेश्चंस का एप्लीकेशन कैसे होता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो इसके पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका कनेक्शन इंस्टेंटेनियस से रोक के इसको देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मिलते हैं।